नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर गणित के इकाई 8 समुच्चय पर आधारित जो भी बेसिक है उसको बताऊंगा और साथ ही में इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उनको भी हल कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को इन तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक खास बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि जो लोग अभी तक मेरे इकाई 7 तक के वीडियो ना देखे हों तो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ के प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप लोग मेरे इकाई 7 तक के वीडियो देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट अभी तक पढ़ाई करना शुरू नहीं किए थे तो देखिए अब रिजल्ट भी आ गया है, आप लोग पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए क्योंकि बीच में क्लासें बंद कर दी गई थी क्योंकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं करते थे, वीडियो चलते नहीं थे, तो इसीलिए जो है 1-1.5 महीने के लिए क्लास बंद कर दी गई थी। और अब जो है पुनः क्लास थर्ड सेमेस्टर की शुरू कर दी गई है, तो आप सभी लोग अब अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि समुच्चय किसे कहते हैं। तो देखिए समुच्चय क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो देखिए समुच्चय जो है सुस्पष्ट वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सुपरिभाषित संग्रह का मतलब क्या है। तो देखिए यह सुनिश्चित होना चाहिए कि कौन सी वस्तु समुच्चय में सम्मिलित है और कौन सी नहीं है। यानी कि जैसे आप लोग डीएलएड कर रहे हो तो कहा जाए कि डीएलएड में कितने स्टूडेंट है, यानी कि अपने विद्यालय में जैसे कहा जाए कि आपके विद्यालय में डीएलएड के कितने स्टूडेंट हैं तो उसका आपको समुच्चय लिखना है, तो आप उसका समुच्चय लिख सकते हैं। लेकिन कहा जाए कि उसमें से सुंदर कितने स्टूडेंट हैं उनका समुच्चय लिखिए, तो ये आप लोगों के लिए कठिन कार्य होगा क्योंकि उनका समुच्चय नहीं लिखा जा सकता। यानी कि अगर सुंदरता की बात की जाए तो 2-4 स्टूडेंट का आप उसमें नाम लिख सकते हैं, लेकिन जो है कहने का मतलब आप कंफ्यूजन में फिर पड़ जाएंगे कि किसको हम सुंदरता में लिखें किसको ना लिखें। तो यहाँ पर यही इसका मतलब है कि जो है समुच्चय का मतलब क्या हो जाएगा कि सुस्पष्ट वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी कि यह सुनिश्चित होना चाहिए कि कौन सी वस्तु समुच्चय में सम्मिलित है और कौन सी नहीं है। अब बात करते हैं कि समुच्चयों को निरूपित करने की विधियां कौन सी हैं। तो देखिए समुच्चयों को निरूपित करने की 2 विधियां हैं। देखिए पहली है सारणीय अथवा रोस्टर विधि और दूसरी है गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि सारणीय अथवा रोस्टर विधि क्या है। तो देखिए जो है समुच्चयों को निरूपित करने वाली इस विधि के अंतर्गत हम किसी समुच्चय के समस्त अवयवों को मंझले कोष्ठक में लिखते हैं एवं उन्हें पृथक करने के लिए उनके बीच में अर्धविराम लगाते हैं। यानी कि जो है इसमें जितने भी अवयव होते हैं उसमें क्या करते हैं उनको जो है इस तरीके से मंझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और जो है बीच में इस तरीके से जो है कामा जो होता है वो लगाते हैं। तो इस प्रकार से इसको अर्धविराम कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है सारणीय अथवा रोस्टर विधि में जो भी अवयव हैं उनको लिखते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हमको लिखना है सारणीय अथवा रोस्टर विधि से, तो देखिए प्राकृतिक जो है संख्याओं को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को जो है एन से इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं और देखिए नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, इस तरीके से डॉट डॉट देखिए नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होकर के अनंत तक होती हैं। तो इस तरीके से 1 2 3 4 और फिर डॉट डॉट ये अनंत तक होते हैं, इसलिए यहाँ पर डॉट डॉट करके इस तरीके से मंझला ब्रैकेट लगा देंगे। यानी कि ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। तो इस प्रकार से सारणीय अथवा रोस्टर विधि में जो है लिखते हैं। अब मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला में जो है स्वरों का समुच्चय हमको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर हम ए मान लेते हैं कि ए जो है समुच्चय का नाम है और इसमें जो है क्या लिखना है हमको, जो है अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समुच्चय लिखना है। तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो इस तरीके से ये हो जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। अब बात करते हैं गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि। तो देखिए गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि क्या होती है। तो देखिए यह किसी समुच्चय को निरूपित करने की लघु विधि होती है। इस विधि द्वारा समुच्चय को उसके अवयवों के विशेष गुण द्वारा निर्दिष्ट करते हैं। इस विधि में समुच्चय के अवयवों को क्या करते हैं, एक्स वाई, इस तरीके से एक्स वाई या
इसी तरीके से अन्य जो है बीजगणितीय संख्याओं के रूप में उसको प्रदर्शित कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तथा इनके जो गुण होते हैं, इनके गुणों को जैसे यहाँ पर जो है देखिए कामा का चिन्ह लगाते हैं और उसमें क्या करते हैं, उसमें जो है इस तरीके से विसर्ग का चिन्ह ऐसे इस तरीके से लगाते हैं और या तो इस तरीके से ऐसा चिन्ह लगाते हैं, इसको बोलते हैं ऐसा है कि, और इस तरीके से या तो विसर्ग का चिन्ह लगाते हैं। यानी कि मान लीजिए जो है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का ही यहाँ पर जो है समुच्चय लिखना है गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि से, तो उसको कैसे लिखेंगे तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर ए समुच्चय का नाम है और गुण विधि से जो है हमको लिखना है अंग्रेजी वर्णमाला के समस्त स्वर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से ए लिखेंगे और फिर यहाँ पर जो है एक्स, देखिए एक्स वाई इस तरीके से इन संख्याओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर एक्स लिखे और यहाँ पर फिर विसर्ग जैसा चिन्ह लगाएंगे और फिर यहाँ पर एक्स लिखेंगे और फिर कामा लगा करके लिखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के समस्त स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के समस्त स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के समस्त स्वर, समस्त स्वर इस प्रकार से लिख करके और इसको भी मंझले ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। तो इस प्रकार से गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि को जो है लिखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग सारणीय अथवा रोस्टर विधि और गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि समझ गए होंगे। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं कि देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं, उनको अच्छे से समझ लेते हैं और उसके बाद फिर इससे संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनको हल कराते हैं। तो सबसे पहले देखिए महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि देखिए किसी समुच्चय में प्रत्येक अवयव को मात्र एक बार ही लिखते हैं। किसी समुच्चय में क्या करते हैं कि प्रत्येक अवयव को मात्र एक बार ही लिखते हैं। यानी कि मान लीजिए ए कोई समुच्चय है और इसमें अगर हमको अवयव लिखने हैं तो इस तरीके से 1 2 3 4 इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पर जैसे 4 एक बार आ चुका है तो हम यहाँ पर पुनः 4 नहीं लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी एलिमेंट यानी कि कोई भी अवयव सिर्फ एक बार लिखा जाता है, ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है और किसी भी अवयव को रिपीट नहीं करना यानी कि दोबारा उसको नहीं लिखना है। अब देखिए आगे दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए दूसरा बिंदु है कि समुच्चय के अवयवों का क्रम बदलने से समुच्चय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समुच्चय के अवयवों का क्रम बदलने से समुच्चय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि मान लीजिए कोई जो है समुच्चय इस तरीके से लिखे हुए हैं, उसके अवयव इस तरीके से, और जो है मान लीजिए हम इनको इस तरीके से लिख दें 3 2 1 तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, या इस तरीके से लिख दिए जो है 2 1 3, यानी कि सारे अगर एलिमेंट यानी कि सारे अवयव उसमें सम्मिलित हैं तो आगे पीछे उनको किया जा सकता है, क्रम बदलने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ यहाँ पर बताया गया है। तो ये दो पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट देखिए है कि किसी समुच्चय में प्रत्येक अवयव को मात्र एक बार ही लिखा जा सकता है यानी कि उसको रिपीट नहीं किया जा सकता है। और दूसरा है कि समुच्चय के अवयवों का क्रम बदलने से समुच्चय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि इस प्रकार से उनको आगे पीछे किया जा सकता है। अब बात करते हैं समुच्चय के प्रकार की। तो देखिए समुच्चय के प्रकार, देखिए सबसे पहला है यहाँ पर सीमित समुच्चय। तो देखिए पहला क्या है, सीमित समुच्चय। तो सीमित समुच्चय किसे कहते हैं, तो देखिए यदि किसी समुच्चय के विभिन्न अवयवों की संख्या निश्चित अथवा सीमित हो अर्थात गिनी जा सके तो उस समुच्चय को क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय अथवा सीमित समुच्चय कहते हैं। मान लीजिए कि कोई समुच्चय इस तरीके से दिया हुआ है, मान लीजिए ए यहाँ पर है 1 2 3 5 8 इस तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप इनके अंदर गिन सकते हैं कि कितने अवयव यानी कि कितने एलिमेंट दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर देखिए 5 अवयव दिए गए हैं यानी कि ये क्या हो जाएगा, सीमित समुच्चय हो जाएगा। लेकिन इसी तरीके से अगर कोई एलिमेंट इस तरीके से दिया हो, जैसे ऊपर अभी जो है नेचुरल नंबर लिखाए हैं, नेचुरल नंबर का जो है समुच्चय लिखाए हैं, तो इस तरीके से मान लीजिए नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3
4 और फिर डॉट डॉट ये अनंत तक होते हैं, यानी कि इनकी संख्या सीमित नहीं होती है, तो ये सीमित समुच्चय के अंतर्गत नहीं आएगा, यानी कि ये गलत है। यहाँ पर सीमित समुच्चय क्या होगा, ये होगा, यानी कि एलिमेंट निश्चित होने चाहिए कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, इस समुच्चय में एलिमेंट की संख्या कितनी है, तो वो होता है सीमित समुच्चय। अब बात करते हैं असीमित समुच्चय। तो देखिए असीमित समुच्चय जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी कि यदि किसी समुच्चय के अवयवों की संख्या अनिश्चित अथवा असीमित हो, अर्थात जिसे गिना नहीं जा सके, तो ऐसे समुच्चय को क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय अथवा असीमित समुच्चय कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आप लोगों को बता चुके हैं कि जैसे नेचुरल नंबर का इस तरीके से जो है लिखे हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 करके इस तरीके से लिखे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा असीमित समुच्चय। और जो है इसका उल्टा ये देखिए, ये सीमित हो जाएगा, यानी कि जिसके एलिमेंटों को गिना जा सके स्पष्ट रूप से, वो होते हैं सीमित समुच्चय। और जिनको गिना ना जा सके, यानी कि उनकी संख्या असीमित हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, असीमित समुच्चय कहते हैं। अब आगे बात करते हैं एकल समुच्चय की। तो देखिए एकल समुच्चय क्या है, तो देखिए एकल समुच्चय होता है एक ऐसा समुच्चय जिसमें मात्र एक ही अवयव उपस्थित हो, एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई जो है समुच्चय ए है और उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट इस तरीके से उपस्थित है, तो वो क्या हो जाएगा, एकल समुच्चय हो जाएगा। और जो है यहाँ पर देखिए ये जो होता है ये समुच्चय का नाम हो जाता है और ये इसके एलिमेंट हो जाते हैं, यानी कि इसके अंदर जो ये संख्याएं होती हैं इनको एलिमेंट या अवयव कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब किसी समुच्चय में सिर्फ एक अवयव होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एकल समुच्चय कहते हैं। अब बात करते हैं रिक्त समुच्चय की। तो देखिए रिक्त समुच्चय क्या होता है, तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। देखिए ऐसे समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव उपस्थित ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। एक रिक्त समुच्चय को ग्रीक अक्षर फाई अथवा जो है मंझले ब्रैकेट द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आप लोगों को बता दें कि इस तरीके से अगर फाई केवल लिख दिया जाए तो ये क्या हो जाता है, रिक्त समुच्चय हो जाता है। और फाई के अलावा इसको जो है इस तरीके से मंझले ब्रैकेट के द्वारा इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो इसको भी रिक्त समुच्चय कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर जो है जीरो भी नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इंटरसेक्शन और यूनियन सेक्शन अभी आप लोगों को बताएंगे, तो उसमें जो है रिक्त समुच्चय आ सकता है। यानी कि जैसे इंटरसेक्शन में क्या होता है कि उसमें जो है कॉमन जो संख्याएं होती हैं वही ली जाती हैं, और बाई चांस उसमें कोई संख्या कॉमन नहीं है तो वहां पर क्या आता है, रिक्त समुच्चय आता है। तो वहां पर आपको फाई लिखना पड़ेगा और या तो इस तरीके से मंझला ब्रैकेट सिर्फ लिखना पड़ेगा, वहां पर आप जीरो नहीं लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका रिक्त समुच्चय। तो देखिए अब बात करते हैं कि तुल्य समुच्चय क्या होता है। तो देखिए दो समुच्चय ए व बी तब तुल्य समुच्चय कहलाते हैं जब उनके अवयवों के मध्य एकाकी संगति अथवा एक एक संगतता विद्यमान होती है। यानी कि मान लीजिए कोई ए इस तरीके से समुच्चय है और उसमें मान लीजिए इस तरीके से एलिमेंट दिए हुए हैं 1 2 3 4 इस तरीके से दिए हुए हैं। तो कोई मान लीजिए दूसरा जो है समुच्चय बी है, तो बी में भी इसके जो है बराबर एलिमेंट होने चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर कोई नाम है रमेश महेश, रमेश महेश, और मान लीजिए कविता, रमेश महेश कविता और सरिता। इस तरीके से देखिए मान लीजिए कोई नाम ले लिए गए हैं, तो यहाँ पर देखिए ए में कितने एलिमेंट हैं, यहाँ पर ए में भी 4 एलिमेंट हैं और बी में भी 4 एलिमेंट हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए बी में भी प्रत्येक एलिमेंट विद्यमान है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो है तुल्य समुच्चय हो जाएगा। यानी कि जब ए के प्रत्येक अवयव के लिए बी में भी एक अवयव उपस्थित हो तो इन्हें क्या कहते हैं, ए तुल्य बी। यानी कि जब ए के प्रत्येक अवयव के लिए बी में एक अवयव उपस्थित हो तब उसे कैसे लिखते हैं, ए तुल्य बी। इस तरीके से देखिए चिन्ह लगाते हैं ए तुल्य बी, तो ये हो जाता है क्या, देखिए ए तुल्य बी। अब बात करते हैं जो है सम अथवा समान समुच्चय के बारे में।
तो देखिए सम अथवा समान समुच्चय क्या होता है। तो देखिए यदि ए व बी दो ऐसे समुच्चय हों कि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो और बी का प्रत्येक अवयव ए का अवयव हो, तो ए व बी समान समुच्चय कहलाते हैं। मान लीजिए जैसे ए इस तरीके से, ए के अंतर्गत मान लीजिए एक दो तीन चार इस तरीके से इतने अवयव आ रहे हैं, और इसी तरीके से बी में मान लीजिए इस तरीके से आ रहे हैं दो चार तीन एक, इस तरीके से मान लीजिए क्रम चेंज है, लेकिन जो है इसके सारे एलिमेंट इसमें भी उपस्थित हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सम अथवा समान समुच्चय। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ए बराबर बी। तो इस प्रकार से ए का प्रत्येक अवयव बी में तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में उपस्थित हो तो इसको क्या कहते हैं, सम अथवा समान समुच्चय कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि समुच्चयों का संघ यानी कि यूनियन सेट से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर समुच्चयों के संघ के बारे में आप लोग जान लीजिए कि समुच्चयों का संघ यानी कि यूनियन सेट से आपका क्या अभिप्राय है। तो देखिए समुच्चयों के संघ से हमारा क्या मतलब है। तो देखिए दो समुच्चय ए और बी के संघ समुच्चय से अभिप्राय एक ऐसे समुच्चय से है जो इन दोनों के सभी अवयवों से बनता है। इसका जो है इसको क्या करते हैं, ए यूनियन बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे ए संघ बी पढ़ते हैं, यानी कि इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, ए यूनियन बी, इस तरीके से ए यूनियन बी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और इसको ए संघ बी या ए यूनियन बी भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम आप लोगों को एग्जाम्पल एक दे करके बता रहे हैं कि जो है यूनियन कैसे निकालते हैं, यानी कि ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर ए कोई मान लीजिए समुच्चय है और इसके अंतर्गत जो है कुछ एलिमेंट हम आप लोगों को लिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक दो तीन पाँच आठ इस तरीके से मान लीजिए एलिमेंट लिख लिए गए हैं। और बी इस तरीके से, बी के अंतर्गत मान लीजिए दो चार छ सॉरी पाँच यहाँ पर है, पाँच और फिर नौ इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पर एलिमेंट लिख लिए गए हैं। अब यहाँ पर हमको निकालना है ए यूनियन बी। तो देखिए ए यूनियन बी का मतलब है जैसे आप लोग लाशा और मासा पढ़ते हो, तो देखिए लाशा में क्या करते हैं कि जो दोनों में कॉमन हो उसको भी एक बार लिखते हैं और जो कॉमन ना हो उसको भी एक बार लिखते हैं। और मासा में क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन हो उसी को लिखते हैं। तो यहाँ पर जो लोग, जिन लोगों को माशा और लाशा पता होगा तो यहाँ पर यूनियन सेक्शन और इंटरसेक्शन आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर जैसे यूनियन सेट हमको जो है ज्ञात करना है, यानी कि यूनियन हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे लाशा ज्ञात करते हैं सेम उसी प्रकार से इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए जो कॉमन हो उसको भी एक बार लिख लीजिए और जो कॉमन ना हो उसको भी एक बार लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक इसमें नहीं है तब भी इसको लिखेंगे, फिर दो देखिए दोनों में कॉमन है इसको भी लिख लेंगे, फिर तीन देखिए इसमें नहीं है इसमें है तब भी इसको लिख लेंगे, फिर चार भी लिख लेंगे, फिर इस तरीके से पाँच भी लिख लेंगे, और फिर देखिए छः दोनों में नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे, और सात भी नहीं है तो इसको भी नहीं लिखेंगे, फिर आठ है तो आठ लिख लेंगे, और फिर देखिए नौ है तो नौ लिख लेंगे। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा ए यूनियन बी। यानी कि ए यूनियन बी का मतलब है कि जो दोनों में हो उसको भी एक बार लिखिए, और जो दोनों में जो है सॉरी जो दोनों में कॉमन हो उसको भी एक बार लिखिए, और जो कॉमन ना हो उसको भी एक बार लिखिए। यानी कि कॉमन वाली संख्याओं को सिर्फ एक बार लिखना है, ये नहीं कि जैसे दो डबल बार आया है तो दो को डबल बार लिखिए। तो इस प्रकार से ये हो जाता है ए यूनियन बी। अब देखिए बात करते हैं सर्वनिष्ठ समुच्चय यानी कि इंटरसेक्शन सेट की। तो देखिए सर्वनिष्ठ समुच्चय यानी कि इंटरसेक्शन सेट कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसको भी आप लोग समझ लीजिए। अभी यहाँ पर आप लोगों को हिंट दे ही चुके हैं, तो मान लीजिए इसी को हम हल करें, यानी कि ए और बी जो है इसी यही एलिमेंट दिए हों तो हम जो है ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे, तो आप लोग देख लीजिए। तो जैसा कि अभी आप लोगों को हम बता चुके हैं इसकी परिभाषा, तो परिभाषा देखिए जैसा जैसे ज्ञात करते हैं ये जो है सर्वनिष्ठ समुच्चय यानी कि इंटरसेक्शन सेट, सेम उसी प्रकार से इसकी परिभाषा भी लिख देंगे कि दो समुच्चयों ए और बी के उभयनिष्ठ जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको जो है ए इंटरसेक्शन बी पढ़ते हैं, या इसी तरीके से उसको लिखते भी हैं, इस तरीके से ए इंटरसेक्शन
बी, इस तरीके से। यहाँ पर देखिए जैसे यू इस तरीके से होता है, इसका जस्ट उल्टा यानी कि उल्टा यू बना देते हैं, तो ये होता है क्या, ए इंटरसेक्शन बी। और इसको ज्ञात कैसे करते हैं, तो जो दोनों में ए और बी में उभयनिष्ठ हो उसी को क्या कहते हैं, उसी को जो है इंटरसेक्शन सेट कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम जो है ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं और इन्हीं एलिमेंटों का। तो यहाँ पर देखिए जो इन दोनों में कॉमन हो वही इंटरसेक्शन के अंतर्गत आएगा, यानी कि इंटरसेक्शन का समुच्चय वही होगा। तो यहाँ पर देखिए ए इसमें दोनों में कॉमन नहीं है, सॉरी वन इसमें दोनों में कॉमन नहीं है, तो वन को नहीं लिखेंगे। फिर देखिए दो दोनों में कॉमन है तो दो को लिख लेंगे। फिर यहाँ पर तीन देखिए कॉमन नहीं तो इसको नहीं लिखेंगे। फिर देखिए चार भी कॉमन नहीं, नहीं लिखेंगे। फिर पाँच देखिए कॉमन है दोनों में, तो पाँच इसको जो है लिख लेंगे। फिर आठ कॉमन नहीं, इसको नहीं लिखेंगे। और फिर नौ भी कॉमन नहीं, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, दो कामा पाँच, यानी कि दो और पाँच ऐसे एलिमेंट हैं जो दोनों में उभयनिष्ठ हैं। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ जो अवयव हैं वही क्या होंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो इस प्रकार से यूनियन सेट और जो है इंटरसेक्शन सेट ज्ञात किया जाता है। तो आप लोग जो है ये चीज़ अच्छे से समझ गए होंगे। अगर ना समझे हो तो एक बार और क्लियर कर लीजिए। देखिए जैसे लासा ज्ञात करते हैं सेम वैसे ही यूनियन सेक्शन ज्ञात करते हैं, और जैसे मासा ज्ञात करते हैं वैसे ही इंटरसेक्शन ज्ञात करते हैं। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए कि ये गुणनखंड दिए हुए हैं, दो संख्याओं के ये गुणनखंड दिए हुए हैं, तो इसमें गुणनखंडों में क्या होता है कि जो कॉमन होता है उसको भी एक बार लिखते हैं और जो कॉमन ना हो उसको भी एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है देखिए जो संख्याएं कॉमन है उनको भी एक बार लिख लिए हैं और जो कॉमन ना हो उसको भी एक बार इसके अंतर्गत लिखते हैं। और इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इंटरसेक्शन बिल्कुल मासा जैसे ज्ञात किया जाता है उसी प्रकार से इंटरसेक्शन ज्ञात करते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत वही एलिमेंट आते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर देखिए कॉमन एलिमेंट क्या है, दो है, और यहाँ से देखिए पांच है। तो ये दोनों एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो इस प्रकार से जो है यूनियन सेट और इंटरसेक्शन सेट ज्ञात किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए दो समुच्चयों का अंतर किस प्रकार करेंगे। मान लीजिए कोई दो समुच्चय दिए हों और उनका अंतर हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। मान लीजिए कोई दो समुच्चय हैं, यहाँ पर ए, मान लीजिए ए के एलिमेंट हो जाएंगे 6, 8, 10, 12 और 14। इस तरीके से मान लीजिए ये ए के एलिमेंट हो गए और बी के एलिमेंट क्या हैं, मान लीजिए 6, 9 और 15। ये मान लीजिए हो गए बी के एलिमेंट। अब मान लीजिए हमको ए माइनस बी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ए माइनस बी हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ए माइनस बी यानी कि हमको अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनको लिख लेंगे 6, 8 और फिर 10, 12 और 14 और फिर माइनस यहाँ पर हो जाएगा देखिए 6, 9 और 15। इस तरीके से लिख लेंगे। अब देखिए इसमें अंतर कैसे ज्ञात करते हैं इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इनका अंतर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ए के ये एलिमेंट हैं और बी के ये एलिमेंट हैं। तो देखेंगे कि ए के एलिमेंट में बी का कौन सा एलिमेंट शामिल है। तो यहाँ पर देखिए 6 जो है वो इसके एलिमेंट में शामिल है, बाकी कोई जो है एलिमेंट जो है इसके इसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पर इसके एलिमेंट में से सिर्फ 6 को हटा देंगे और बाकी जो बचे वो एलिमेंट लिख लेंगे, वही इनका अंतर हो जाएगा। यानी कि इसमें से जो है 6 हटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 8, 10, 12 और 14। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा ए माइनस बी, यानी कि इनका जो अंतर है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर उनका जो है समुच्चय इस प्रकार से हो जाएगा और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।